अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वॉशिंगटन डीसी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबको एक वार्म वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं वॉशिंगटन डीसी के मेमोरियल और मॉन्यूमेंट्स की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल से वॉशिंगटन की डीसी के मेमोरियल्स और मॉन्यूमेंट्स दिखाऊंगी। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। ये मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल्स उन लोगों की याद में बनाए जाते हैं जिन्होंने किसी ख़ास तारीख़ी मौके पर अपनी खिदमात पेश की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से। ये इनके पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन की याद में बनाया गया है। 1775 में अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था। जॉर्ज वॉशिंगटन उस वक्त की अमेरिकन कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने उस वक्त बरतानिया की सुपीरियर मिलिट्री फोर्स को शिकस्त दी और अमेरिका के लिए आज़ादी हासिल की। इसीलिए जॉर्ज वॉशिंगटन को वो अपना बानी और अपना कायद समझते हैं। और ना सिर्फ ये मॉन्यूमेंट उनकी याद में बनाया, बल्कि ये शहर वॉशिंगटन डीसी जब कैपिटल सिटी के तौर पर बनाया गया तो इसका नाम भी अपने पहले प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया। तो चलिए इस मॉन्यूमेंट की तारीख पर थोड़ी देर के लिए निगाह डालते हैं। जब अमेरिका बिल्कुल नया नया वजूद में आया तो ऐसी सुपर पावर नहीं था जैसे आज हम जानते हैं। उस वक्त अपने लिए एक अलहदा से फेडरल सिटी की ज़रूरत महसूस हुई। 1790 में कांग्रेस ने पोटोमैक रिवर के किनारे वॉशिंगटन डीसी को फेडरल डिस्ट्रिक्ट बनाने का एक्ट पास किया। उस वक्त यहाँ पे खेत खलियान और जंगल थे और ये शहर जैसे आज नज़र आता है ऐसा नहीं था। फ्रांस से आए हुए पियर लेफांट ने इस शहर को ओरिजिनली डिज़ाइन किया और जॉर्ज वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के लिए ख़ास तौर पर एक ऐसी जगह का इंतखाब करके छोड़ दिया जो शहर का सेंटर पॉइंट हो। 1833 में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द वॉशिंगटन नेशनल मॉन्यूमेंट सोसाइटी के नाम से बनी, जो तकरीबन 10 साल तक इस मॉन्यूमेंट का डिज़ाइन और उसकी डोनेशंस की दरख्वास्तें देती रही। आखिरकार 1845 में रॉबर्ट मिल्स का डिज़ाइन अप्रूव हुआ, जिसके मुताबिक 600 फुट लंबा इजिप्शियन स्टाइल ओबेलिस्क बनेगा और उसके गिर्द 100 फुट के कॉलम एक दायरे में तामीर होंगे। ये उस दौर के लिहाज से खासा एम्बिशियस और महंगा डिज़ाइन था। फाइनली 1848 में इसकी तामीर शुरू हुई, लेकिन 7 साल बाद फंड्स ना होने की वजह से इसकी तामीर का काम फिर रुक गया। रॉबर्ट मिल साहब की डेथ हो जाती है और अगली 2 दिहाइयों तक ये अधूरा मॉन्यूमेंट इस पूरी अमेरिकन नेशन के लिए बजाय अपने प्रेसिडेंट पे फ़ख्र करने के एक एम्बैरसमेंट का बाइस बन जाता है। इस दौरान सिविल वॉर ने भी इसकी तामीर से ध्यान हटाए रखा और फिर 1876 में कांग्रेस ने एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया और इसकी तामीर और फंड्स की जिम्मेदारी ली और ये तय पाया कि अब ये मॉन्यूमेंट 555 फुट का बनेगा और सादा ओबेलिस्क की शेप में बनेगा और जो 30 कॉलम एक दायरे की शक्ल में इसके इर्द गिर्द बनने थे उसको डिज़ाइन से निकाल दिया गया। अब अगला मसला ये था कि बाल्टीमोर की जिस कान से ब्लू नाइस का पत्थर इसकी तामीर में इस्तेमाल हुआ था वो 20-22 सालों के बाद अब वो दस्तयाब नहीं था। तो मैसाचुसेट्स की कान से पत्थर मंगवाया गया और काफ़ी प्रोसेस करने के बाद इसको लगाना शुरू हुआ, लेकिन उसका रंग 100% मैच नहीं हुआ। अभी 1/3 हिस्सा मॉन्यूमेंट का रहता था और बाल्टीमोर की एक और कान से पत्थर निकला जो काफ़ी अच्छा मैच करता था। उसको उस मॉन्यूमेंट की तामीर में इस्तेमाल किया। इसलिए इस मॉन्यूमेंट को जब आप करीब से देखते हैं तो आपको शेड्स का फ़र्क नुमाया नज़र आता है। उस वक्त वाइट मार्बल और ग्रेनाइट के साथ इसकी तामीर 1884 में फाइनली मुकम्मल हुई। बाद के एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से इसके ऊपर का हिस्सा डार्कर हो गया। 1889 में आईफल टावर से पहले ये दुनिया का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था और आज भी स्टोन स्ट्रक्चर में ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है। आज इसके ऊपर जाके पूरे डीसी का व्यू आप देख सकते हैं, जिसकी वजह ये है कि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट ही पूरे डीसी का टॉलेस्ट स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर है।
کیونکہ 1910 میں بلڈنگ سے متعلق ہائٹ ایکٹ پاس ہوا جس میں بلڈنگز کی خاص ہائٹ کی لمٹ متعین کی گئی. اس کی وجہ سے آپ کو ڈی سی میں اسکائی اسکریپرز نظر نہیں آتے. واشنگٹن مونیومنٹ نہ صرف ڈی سی میں بلکہ دنیا میں ٹالسٹ اسٹون اسٹرکچر ہے جو بغیر کسی اسٹیل کی سپورٹ کے کھڑا ہے اور صرف ایلیویٹر میں استعمال ہونے والا اسٹیل ہے جو اس کی شافٹ میں لگا ہوا ہے لیکن اس کی سپورٹ میں نہیں. اگر آپ مونیومنٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو آج کل کووڈ کے بعد آپ کو ایک دن پہلے آن لائن ریزرویشن کروانی پڑے گی جس کی ایڈمنسٹریٹو فی صرف $1 پر پرسن ہے. یہ نان ریفنڈیبل ہے. آپ وقت کا انتخاب کر کے ریزرویشن کروا لیں تو آپ کو پاس مل جائے گا اور اگلے دن ٹائم سے کچھ دیر پہلے پہنچ جائیں اور یا تو یہ پاسز یا ٹکٹس پرنٹ کر لیں یا پھر موبائل پر دکھا دیں. اسی طرح فی الحال ماسکس بھی ریکوائرڈ ہیں. آپ کے ساتھ ایک ویب سائٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اور اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. اس پر آپ کو تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی. جب آپ اوپر پہنچ جائیں گے تو فرش پر پوائنٹ آؤٹ کرتے کمپس آپ کو نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کی جانب ڈائریکٹ کرتے ہیں. نارتھ میں امریکن پریزیڈنٹ کا آفیشیل ریزیڈنس وائٹ ہاؤس نظر آتا ہے. ساؤتھ میں ٹائیڈل بیسن پر واقع جیفرسن میموریل نظر آتا ہے. ویسٹ میں لنکن میموریل اور ورلڈ وار II میموریل نظر آتا ہے اور ایسٹ سائڈ پر کیپٹل ہل کی خوبصورت بلڈنگ نظر آتی ہے. آبزرویشن ڈیک سے ایک فلور نیچے اتر کر اس مونیومنٹ کے بارے میں وہ ساری ڈیٹیلز جو میں ویڈیو میں بتا چکی ہوں اور کچھ مزید فیکٹس پڑھنے کو ملتے ہیں. اور مختلف کمیموریٹو سٹونز کی تصویریں ملیں گی جو اس وقت کے مختلف سٹیٹس اور سیوک گروپس نے اس کی تعمیر میں فنڈز کے ساتھ دیے تھے جن میں سے کچھ کی تھوڑی سی جھلک ایلیویٹر کی کھڑکی سے نیچے آتے ہوئے نظر آتی ہے. تو یہ تو تھی اس کی کچھ ڈیٹیلز. میں تو سردیوں میں یہاں آئی ہوں لیکن اگر آپ آنا چاہیں تو سپرنگ یا فال کے درمیان آئیں تاکہ بیسٹ ویوز اور اوور آل بیسٹ آف ڈی سی کو انجوائے کریں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ کو ورلڈ وار II میموریل کی بہت مزے کی ڈیٹیلز بتاؤں گی. کائنڈلی سبسکرائب کر لیں, نوٹیفیکیشن کی بیل کو کلک کر لیں تاکہ آپ ویڈیو کو مس نہ کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.